बस दुर्घटना में 27 लोगों की मौत हो गई, जो फोर्स्ड क्वारंटीन कैंप्स के लिए जा रहे थे। राष्ट्रपति बिडेन का कहना है कि अमेरिका ताइवान की रक्षा करेगा। निश्चित रूप से, शायद, और चाइना बंदरों के दिमाग से जुड़े नए शोध कर रहा है। अब और क्या ही गलत हो सकता है? इस वीक की चाइना न्यूज हेडलाइंस। आपका स्वागत है। इस सप्ताह गुइझोउ प्रांत में एक चीनी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 27 लोग मारे गए और 20 घायल हो गए, जो अपने आप में एक त्रासदी है। लेकिन वो बस लोगों को एक कोविड क्वारंटाइन कैंप में ले जा रही थी, और जब दुर्घटना में 27 लोग मारे गए, लगभग 3 साल पहले महामारी के बाद से उसी प्रांत में कोविड से केवल 2 लोगों की मौत हुई है, कम से कम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार। और अब एक सार्वजनिक आक्रोश है, क्योंकि लोग स्वेच्छा से उस बस में नहीं चढ़े। उन्हें जबरन सरकारी क्वारंटाइन में ले जाया जा रहा था, और यह भी स्पष्ट नहीं है कि इन लोगों को भी कोविड था या नहीं। अधिकारियों ने सिर्फ इतना कहा कि बस में लोग महामारी से संबंधित थे, तो वे सिर्फ उन क्षेत्रों के लोग हो सकते थे जहां मामलों का पता चला था। यहां बताया गया है कि चीन की जीरो कोविड नीति कैसे काम करती है। यहां तक जो लोग नकारात्मक परीक्षण करते हैं लेकिन कोविड रोगियों के करीबी संपर्क हैं, उन्हें संगरोध के लिए रवाना किया जा सकता है। और एक करीबी संपर्क का मतलब किसी ऐसे व्यक्ति से भी नहीं है जो एक ही अपार्टमेंट में रहता हो। इसका मतलब कोई भी हो सकता है जो एक ही अपार्टमेंट की इमारत में रहता हो, या जो उसी समय किराने की दुकान में हुआ था, जो बाद में सकारात्मक परीक्षण करता है। यही कारण है कि आप लगातार लोगों के वीडियो देखते हैं जब कोई जगह लॉकडाउन में जाती है, जैसे कि कॉस्टको। वास्तव में कॉस्टको रन पर जाने के लिए एक नया अर्थ देता है। मूल रूप से चीन की जीरो कोविड नीति कितनी व्यापक और सख्त है, यह बस दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती थी। यही कारण है कि चीनी जनता खुद को पीड़ितों के बीच देख रही है, एक देश जिसे सरकार की कठोर नीति से बंधक बनाया जा रहा है। लोगों ने ऑनलाइन विरोध किया, बस दुर्घटना की खबर फैलाते हुए कहा, हम भी उस बस में हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पुराना लेख साझा किया जिसका शीर्षक था, बुराई प्रचलित है क्योंकि हम बिना शर्त पालन करते हैं। एक लेखक के अनुसार, सबसे दुखद बात यह नहीं है कि हम व्यर्थ की मौतों को देख रहे हैं, बल्कि यह कि हम नीच, आज्ञाकारी और विकृत जीवन जी रहे हैं और नीच, आज्ञाकारी और विकृत मौतों से मर रहे हैं। और दुख और रोष की इस उच्छृंखलता ने अंततः चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को अपनी नीति पर चिंतन करने के लिए प्रेरित किया, और सिर्फ मजाक कर रहे थे। पहले तो उन्होंने जनता के उस गुस्से को पार्टी के बजाय स्थानीय अधिकारियों पर लगाने की कोशिश की। तब उन्होंने 3 स्थानीय अधिकारियों को दंडित किया, जनता के आक्रोश को सेंसर किया, और उन्होंने अपनी जीरो कोविड नीति को मौलिक रूप से बदलने के लिए सचमुच कुछ नहीं किया। तो वो बदलाव नहीं जिसकी लोग तलाश कर रहे थे। यह कदापि नहीं है। भयानक कोविड नीतियों की बात करते हुए चीन के टिकटॉक के संस्करण में पोस्ट किए गए इस ड्रोन फुटेज से सिचुआन प्रांत में एक विशाल कोविड संगरोध केंद्र का पता चला है। इसमें 14,000 लोगों के लिए पर्याप्त बिस्तर हैं। ऐसा लगता है कि शिपिंग कंटेनरों का एक गुच्छा एक साथ रखा गया है। तो कहीं बीच में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने एक विशाल शिविर बनाया है, जिसे अवांछित माने जाने वाले लोगों की एक बड़ी एकाग्रता के लिए डिजाइन किया गया है। संभवतः यहाँ क्या समस्या हो सकती है? साथ ही भयानक कोविड नीतियों की बात करते हुए हांगकांग 2020 में एक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून ने हांगकांग को पूरी तरह से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के कड़े शासन के अधीन कर दिया, और इसका मतलब है कि उसे जीरो कोविड का भी पालन करना होगा। इसलिए जबकि अधिकांश अन्य देश सामान्य स्थिति में लौट रहे हैं, हांगकांग अभी भी अधिकांश भाग के लिए बंद है। और चीन की जीरो कोविड नीति ने हांगकांग को वैश्विक विमानन केंद्र के रूप में अपना दर्जा दिया है, क्योंकि एक साधारण उड़ान हस्तांतरण करने के लिए हांगकांग हवाई अड्डे पर कौन उतरना चाहता है? केवल एक नियमित तापमान जांच के बाद हिरासत में लिया जाना है। और इससे भी बदतर, जीरो कोविड नीति ने अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों को बाहर कर दिया है, जिसमें हांगकांग मैराथन और विश्व ड्रैगन बोट रेसिंग चैंपियनशिप शामिल हैं। जाहिर है, कम्युनिस्ट पार्टी के शासन के अधीन होने के कारण हांगकांग के लोगों को उनकी बोलने की स्वतंत्रता, विरोध करने का अधिकार और लोकतंत्र के किसी भी शेष भाग की कीमत चुकानी पड़ी है। लेकिन ड्रैगन बोट रेस हारने के लिए? क्रूर और अन्य संकेतों में कि हांगकांग बहुत अच्छा कर रहा है। हांगकांग पुलिस ने महारानी एलिजाबेथ की निगरानी के दौरान हारमोनिका बजाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। हारमोनिका वादक को ग्लोरी टू हांगकांग गाना बजाने के बाद गिरफ्तार किया गया था,
लोगों ने साथ गाना शुरू किया और फिर हांगकांग तेल जोड़ें के नारे लगाने लगे। और ब्रेक के बाद प्रेसिडेंट बाइडेन ताइवान को लेकर सख्त हो जाते हैं। वापसी पर स्वागत है। सीबीएस शो 60 मिनट्स पर इस हफ्ते एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति जो बिडेन ने कहा कि अगर चीन हमला करता है तो अमेरिका ताइवान की रक्षा करेगा। चौथी बार। Would U.S. forces defend the island? Yes, if in fact there was an unprecedented attack. So, unlike Ukraine, to be clear, sir, U.S. forces, U.S. men and women, would defend Taiwan in the event of a Chinese invasion. Yes. बहुत खूब। इस मुद्दे को लेकर बाइडेन का यह सबसे स्पष्ट बयान है। अंत में एक ठोस प्रतिबद्धता जो चीन को आक्रमण करने से रोकेगी। मुझे उम्मीद है कि कुछ भी नहीं बदलेगा। After our interview, a White House official told us U.S. policy has not changed. Officially, the U.S. will not say whether American forces would defend Taiwan. ठीक है, कम से कम ताइवान के बारे में कुछ अच्छी खबर है। बिडेन के साथ वो साक्षात्कार रविवार को प्रसारित किया गया था और फिर मंगलवार को अमेरिका और कनाडा के युद्धपोत ताइवान जलडमरू मध्य के माध्यम से रवाना हुए। इस साल यह दूसरी बार था और यह प्रदर्शित करने के लिए था कि ताइवान जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय जल है, न कि चीन का जल। यह उस मजबूत प्रतिबद्धता का भी समर्थन करता है जो राष्ट्रपति बिडेन ने की थी और फिर अजीब तरह से अपने अधीनस्थों द्वारा वापस चला गया। हमने आपको जून में बताया था कि कैसे चीनी प्रभावशाली ऑस्टिन ली उर्फ के लिपस्टिक किंग ने अपनी हवा निकाल ली और गायब हो गए। When he live streamed an ice cream dessert shaped like a tank on the eve of the Tiananmen Square massacre anniversary. That got him yanked offline. He hasn't been seen since. खैर, आप सभी चीन के बिना सेंसर वाले प्रशंसकों के लिए अच्छी खबर है जो लिपस्टिक खरीदना पसंद करते हैं। 3 महीने के रहस्यमय ढंग से लापता होने के बाद ऑस्टिन ली इस हफ्ते वापस आ गया है। उनके पहले 2 घंटे के लाइव स्ट्रीम ने 63 मिलियन दर्शकों को आकर्षित किया। उनके मेकअप, स्किनकेयर और कपड़ों के उत्पादों को एक बार फिर उत्सुक प्रशंसकों ने पसंद किया। और उन्होंने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों अपने अजीब गायब होने की व्याख्या कैसे की? उसने नहीं किया, एक शब्द भी नहीं। उसने उन होठों को बंद रखा। और ब्रेक के बाद चीन बंदरों के दिमाग से जुड़े नए शोध में लाखों का निवेश कर रहा है। वापसी पर स्वागत है। इस हफ्ते एक अमेरिकी ट्रेजरी अधिकारी ने चीन के विदेशी ऋण प्रथाओं के बारे में एक बयान दिया, उन्हें अपरंपरागत कहा, जो हैनिबल लेक्टर की खाने की आदतों को अपरंपरागत कहने जैसा है। यूएस ट्रेजरी काउंसिल ब्रेंट नीमन ने कहा कि 44 देशों में से प्रत्येक पर अपने सकल घरेलू उत्पाद के 10% से अधिक चीनी ऋणदाताओं के बराबर ऋण बकाया है, लेकिन बीजिंग लगातार ऋणों को लिखने में विफल रहा है जब देशों को मदद की आवश्यकता होती है। तो मूल रूप से वह चीन को ऋण शार्क कह रहा है, लेकिन उन्होंने इसे बखूबी किया। स्ट्राइडर टेक्नोलॉजीज की एक नई रिपोर्ट से पता चलता है कि चीन द्वारा मिसाइल और ड्रोन डिजाइन करने के लिए अमेरिका की शीर्ष परमाणु प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों को कैसे भर्ती किया गया था। रिपोर्ट बताती है कि इसे चीन की सरकार द्वारा लॉस अलामोस नेशनल लेबोरेटरी में चीनी वैज्ञानिकों को रखने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास कहा जाता है, जहां परमाणु हथियार पहले विकसित किए गए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉस अलामोस के उन वैज्ञानिकों में से 162 पहले ही चीन लौट चुके हैं। चीनी सरकार ने उनमें से कुछ को वापस जाने के लिए सैकड़ों हजारों डॉलर का भुगतान किया। यह कम्युनिस्ट पार्टी के 1000 प्रतिभा कार्यक्रम का हिस्सा है। और रिपोर्ट में कहा गया है कि अब इन पूर्व लॉस अलामोस वैज्ञानिकों ने चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल और पनडुब्बी कार्यक्रमों में काफी योगदान दिया है, जो संयुक्त राज्य और पूरी मुक्त दुनिया के लिए सुरक्षा जोखिमों की एक श्रृंखला पेश करते हैं। अच्छा काम, सब लोग। शोध की बात करें तो संभवतः उल्टा नहीं जा सकता। चीन मस्तिष्क अनुसंधान पर $700 मिलियन से अधिक का निवेश कर रहा है, जिसमें बंदरों से जुड़े अध्ययन भी शामिल हैं। इसे चाइना ब्रेन प्रोजेक्ट कहा जाता है। अब इससे पहले कि आप चिंतित हो कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी बंदरों पर अजीब आनुवंशिक प्रयोग करना शुरू कर सकती है, चिंता न करें। वे बंदरों पर पहले ही अजीब आनुवंशिक प्रयोग कर चुके हैं। चीनी न्यूरोसाइंटिस्ट मू मिंगपू परियोजना के नेताओं में से एक हैं। उन्होंने अमेरिका में अपने कौशल का सम्मान करते हुए 4 दशक बिताए और वे यूसी बर्कले में प्रोफेसर एमेरिटस भी हैं। अब वह शंघाई में रहता है। 2019 में चीन में उनकी टीम ने जीन एडिटिंग के साथ क्लोनिंग को मिलाकर 5 आनुवंशिक रूप से समान बंदरों का उत्पादन किया, जिनमें सर्कैडियन घड़ी को नियंत्रित करने वाले एक प्रमुख जीन की कमी थी। वो शोध कैसे चला गया? खैर, सबसे पहले वे 5 बंदर थे जो 325 जीन संपादित भ्रूणों में से जीवित थे।
दूसरे, वे 5 बंदर भाग्यशाली नहीं थे। देखिए, अपने सर्कैडियन लय को नियंत्रित करने वाले जीन को हटाकर बंदरों ने नींद संबंधी विकार, बढ़ी हुई चिंता और अवसाद का प्रदर्शन किया। खैर, यह भविष्यवाणी करने के लिए एक न्यूरोसाइंटिस्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे सिद्ध करने के लिए बंदरों पर क्रूर आनुवांशिकी प्रयोग करने के लिए न्यूरोसाइंटिस्ट की जरूरत होती है। म्यू मिंग पू अपने कुछ नए शोध इंटरनेशनल सेंटर फॉर प्राइमेट ब्रेन रिसर्च में कर सकते हैं, जिसे शंघाई सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। उस केंद्र का नेतृत्व एक अन्य न्यूरोसाइंटिस्ट निकोस लोगोथेटिस कर रहे हैं। लोगोथेटिस ने अपनी अधिकांश टीम को जर्मनी से चीन स्थानांतरित कर दिया क्योंकि जर्मनी में उनकी प्रयोगशाला पशु अधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा लक्षित होती रही। खैर, चीन के पास कार्यकर्ताओं के लिए एक समाधान है, एक अंतिम समाधान, यदि आप करेंगे। और अब कार्यकर्ताओं और वास्तव में सभी नैतिक चिंताओं के साथ, मुझे यकीन है कि चीनी शासन का मस्तिष्क और बंदर अनुसंधान में $700 मिलियन का निवेश पूरी मानवता के लिए एक उज्ज्वल भविष्य प्रदान करेगा। ठीक वैसे ही जैसे वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च में निवेश। और यह शो दर्शकों के समर्थन के बिना संभव नहीं होगा। पेट्रियन या स्थानीय लोगों के शो में सीधे योगदान देकर मेरी विशेष 50% सेना में शामिल हों। और एक फायदे के रूप में, मैं कुछ एपिसोड के अंत में अपने समर्थकों के सवालों का जवाब देता हूं। आज का सवाल इसी से आता है। पैट्रियन पर बिल नूर, आपके एपिसोड में चीन का कोविड लॉकडाउन लोगों को भूकंप से बचने से रोकता है। 7:37 पर आप हांगकांग में भाषण चिकित्सक पर भेड़ और भेड़ियों के बारे में एक पुस्तक प्रकाशित करने के लिए सताए जाने की रिपोर्ट करते हैं। आपको उसकी अनुदित प्रति कहां से मिली? मैं वास्तव में इसे पढ़ना चाहता हूं। धन्यवाद, अच्छा काम करते रहें। खैर, बिल, वास्तव में उनमें से 3 किताबें हैं। आप में से जो नहीं जानते हैं, उनके लिए यह 4 से 7 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए लिखी गई एक पुस्तक श्रृंखला है। इसमें दुष्ट भेड़ियों को निर्दोष भेड़ों के पीछे जाने को दर्शाया गया है, जो भागने की कोशिश करते हैं। भेड़िए सीसीपी हैं और हांगकांग वाले भेड़ हैं। कम से कम हांगकांग के एक जज ने तो यही फैसला किया है। उन्होंने सभी पुस्तकों के लेखकों को देशद्रोह का दोषी ठहराया। यदि आप उन पुस्तकों को पढ़ना चाहते हैं, तो हांगकांग के कार्यकर्ताओं ने उनका अंग्रेजी में अनुवाद किया है और उन्हें ऑनलाइन पोस्ट किया है। मैंने YouTube विवरण में तीनों पुस्तकों के लिंक डाल दिए हैं। और अन्य सभी को भी धन्यवाद जो सीधे पेट्रियन के माध्यम से हमारा समर्थन करते हैं। पेट्रियन आपके लिए प्रति एपिसोड $1 या अधिक का योगदान करने और हमारे साथ बातचीत करने का एक तरीका है। लिंक नीचे है। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस शो के लिए मुख्य रूप से दर्शकों के समर्थन पर निर्भर हैं। एक बार फिर, मैं क्रिस चैपल हूं। देखने के लिए धन्यवाद।